Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. Today's topic is from class 7, New Kings and Kingdom, chapter 2. So, what is the big idea of this chapter? इस चैप्टर का बिग आइडिया क्या है कि कैसे न्यू किंग्स और नए नए किंगडम्स प्रोमिनेंस हुए या राइज हुए. At the end of this lesson, learners will be able to trace the emergence of new kings and kingdoms using a timeline. The Gujaras, Pratiharas, Palas, Rashtrakutas, Chauhan, Ghazni and Cholas. तो लास्ट चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे तो लास्ट में आप ये देखेंगे कि कैसे राजाओं और नए राजा और उनके किंगडम का उत्थान हुआ, राइज हुआ. उसमें हम एक टाइमलाइन बना सकते हैं गुर्जर और प्रतिहार्स, पालास, राष्ट्रकूटास, चौहान्स, गजनाविद एंड चोलास का. Locate important kingdoms and places associated with them on the outline map of India. और हम easily इंडिया के मैप पर और इजीली हम बता सकते हैं कि किंगडम और वो प्लेसेस कहां पर है. Enumerate the main feature of administration, economy and social life during the period. गिनना हम शुरू कर सकते हैं कि मेन फीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन की, इकोनॉमिक की और सोशल लाइफ क्या थी इस पीरियड के दौरान. इस पीरियड मींस मेडिवल पीरियड के दौरान. हिस्ट्री मेकर्स. अल मसूदी was a traveler and historian who is also known as Heterodotus of the Arabs. अल मसूदी क्या था? एक ट्रैवलर था और हिस्टोरियन था और उसको इतिहास का पिता भी कहते थे अरब में. He is known to have written an encyclopedic history of the world, of which not much survives today. So उसने क्या लिखा था? एनसाइक्लोपीडिया लिखा था, बुक जहां विश्व भर की जानकारी मिल जाती है. ठीक है, और वो अब सरवाइव नहीं करता. He visited the Gujaras Pratiharas kingdom और उसने गुजर और प्रतिहार के किंगडम को भी विजिट किया था. The map of the world as envisioned by Al-Masudi. ये एक मैप है वर्ड का जो इसका ख्याल या कल्पना थी अल मसूदी की. At a glance, रीजनल डेवलपमेंट कि कैसे कैसे रीजन्स की उत्थान या राइज हुआ या डेवलप हुए. न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. तो कौन कौन से न्यू किंग्स और उनके किंगडम्स आए थे? गुर्जर और प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास, चौहान्स एंड चोलास. ये 5 न्यू किंग्स और उनके किंगडम्स थे. और उसमें हम पढ़ेंगे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ कैसी थी, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर कैसा था. फिर है आपका टर्किश इन्वेशन. इन्वेशन का मतलब होता है आक्रमण करना, कि कैसे टर्किश लोगों ने आक्रमण करा था. और उसमें थे मोहम्मद ऑफ गजनी, मोहम्मद ऑफ गौरी और पृथ्वीराज चौहान का क्या रोल था. टाइमलाइन 600 से 800 CE, 750. If you can able to see, Palas, Pratiharas and Rashtrakuta dominate northern India. तो पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटा का राज्य चलता था नॉर्थ इंडिया में. 801 से 1000 CE में, मतलब 985 CE में राजा राजा चोला असेंडेंट द थ्रोन. और फिर राजा राजा चोला जो साउथ के राजा थे वो आए. फिर
1001 से 1027 सीई में मोहम्मद ऑफ गजनी ने भारत पर आक्रमण करे। 1012 सीई में राजेंद्र फर्स्ट असेंड द थॉन, राजा राज चोला के बेटे राजेंद्र फर्स्ट ने थॉन गद्दी संभाली। 1001 से 1200 सीई तक क्या क्या हुआ? तो 1091 सीई में बैटल ऑफ टेरन हुई थी। फिर 1092 में सेकेंड बैटल हुई थी टेरन की। अभी हमने पढ़ा कि कैसे कैसे टाइमलाइन से हम बता सकते हैं कि कौन से सीई में कौन से राजा ने क्या करा या उस ईयर में क्या हुआ। The early period of medieval India history was marked by scramble for power among the various Indian kingdoms in the north. जो early medieval period है वो हिस्ट्री को मार्क करता है कि बहुत ही कठिन रास्ता था पावर्स का किंगडम्स में नॉर्थ साइड को। It was also a period of political uncertainty caused by foreign invasion, which set the stage for the later events of Indian history as they evolved. और उन्होंने political uncertainty भी cause हुई क्योंकि foreign invasion हुए हमारे भारत में, जिसके events हमारी Indian history में evolve है। It also saw the rise of Cholas in the south. और इसमें देखा गया कि कैसे चोलास साउथ में राइज हुए, which we shall look at closely through a case study in this chapter. और जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। Emergence of new kingdom in north, west and central India. कि कैसे नए नए राज्य या राजा का राज्य नॉर्थ में, वेस्ट में और सेंट्रल इंडिया के पार्ट में बढ़ा। The 7th century saw the rise of chieftains or landlords known as samantas or subordinates in different part of Indian subcontinent. तो 7th century में समंताज आगे बढ़े, मतलब अगुवाई जो चौधरी होते थे बेसिकली, या लैंडलॉर्ड्स कौन, जिनके पास खुद की जमीन होती थी, तो उनको समंतास कहते थे। और कहीं कहीं इंडिया के इलाकों में उनको सब ऑर्डिनेट्स भी कहते थे। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे एक्वायर्ड पावर and wealth and asserted their independence to establish their own kingdom. धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम कटा वैसे वैसे उनके पास बहुत सारी पावर आ गई और वेल्थ आ गई और उन्होंने दावा किया कि अब वो इंडिपेंडेंट है और उनका खुद का किंगडम भी है। फॉर इंस्टेंस दंती दुर्गा defeated the Chalukyas and led the foundation of राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो दंती दुर्गा ने चालुकास को हराया और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की स्थापना करी। On the other hand, chieftains such as the Gujar Pratihar gave up their traditional occupation and successfully established their kingdom in Rajasthan. और दूसरी तरफ जो लैंडलॉर्ड्स थे या समंतास थे या चौधरी थे, उन्होंने क्या करा, सच एज जैसे गुर्जर और प्रतिहार्स, उन्होंने अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को गिव अप कर दिया और सक्सेसफुली अपना किंगडम राजस्थान में स्थापित किया। द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, Kannauj had become the center of all political development in North India during the long reign of King Harshvardhana. तो कन्नौज एक सेंट्रल पॉलिटिकल डेवलपमेंट एरिया बन गया था नॉर्थ इंडिया में, और कब बना था, हर्षवर्धना के राज्य में। Kannauj strategic position fostered trade and commerce
and the high fertility of soil encourage agriculture growth. तो जो कन्नौज की स्ट्रैटेजिक पोजीशंस थी, जैसे कि फॉस्टर्स आपके ट्रेड और कॉमर्स, वो और हाईली फर्टिलाइज सॉइल, वो एनकरेज करते थे आपके एग्रीकल्चर ग्रोथ को. देयरफॉर all new kingdoms were equally interested in acquiring control over कन्नौज. अगर हम बोले कि ये बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन है, यहाँ पर ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है, कॉमर्स बहुत अच्छा हो सकता है, व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा है, तो हर नया राज्य इस जमीन को पाने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएगा. The beginning of medieval India history was marked by a long draw struggle among the Gujar Pratihars of Malwa, Rashtrakuta of Deccan, and Palas of Bengal to establish their supremacy over Kannauj. जो बिगिनिंग हुई मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की, वो एक लंबा स्ट्रगल है. किस किस का? गुजर प्रतिहार मालवास के, राष्ट्रकूटा आपके डेक्कन के, और पालास हमारे बंगाल के, जिसने अपनी प्रभुत्व या मुख्यता कन्नौज पर जानी. दिस इवेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय हिस्टोरियन एज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल. और इसी इवेंट को हिस्टोरियंस ने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा. However, the constant struggle weakened the three dynasties and led to their ultimate decline. और जैसे जैसे इनमें स्ट्रगल चलता रहा, इन तीन डायनेस्टीज में स्ट्रगल होता रहा, वैसे वैसे इनका राज्य धीरे धीरे डिक्लाइन होता रहा. द गुजर एंड प्रतिहारास. गुजर और प्रतिहार्स. The Gujar Pratiharas ruled over Western India in the part of West and Central Rajasthan and part of Central India. तो गुजर और प्रतिहारास अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपके गुजर प्रतिहारास हैं. तो गुजर और प्रतिहारास राजस्थान में, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में और पार्ट ऑफ वेस्ट में राज्य करते थे. Their location made it possible for them to resist the Arabian incursion. तो इनका क्या होता था कि ये resist कर सकते हैं अरब के incursions को, और possible था. They had initially been local official but had craved out principalities for themselves. और धीरे धीरे ये लोकल ऑफिसर्स थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने प्रिंसिपैलिटीज को अपने लिए अपनाया. The Gujar Pratiharas had a long line of powerful rulers. गुजर और प्रतिहारास में बहुत अच्छे अच्छे रूलर्स थे. नागभट्टा जो 750 से 780 सीई तक थे, द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, वत्साराजा एंड भोजा. और इस डायनेस्टी के फाउंडर थे वत्साराजा एंड भोजा. मिहिर भोजा 836 से 890 सीई तक थे. Established the largest empire in the North India with Kannauj as his capital. तो मिहिर भोज ने अपना बहुत बड़ा एम्पायर नॉर्थ इंडिया में सेटल करा, और जिसकी कैपिटल कौन थी? कन्नौज. He issued silver coins with a mark of Varaha and incarnation of Lord Vishnu. तो उन्होंने क्या करा था? उन्होंने सिल्वर के कॉइन्स को मार्केट में फ्लोट करा, और उसपे वराहा जो लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन है वो मार्क करे गए, वराहा रूप. He was called आदि वराहा, और उनको कहा गया आदि वराहा. The Gujar Pratiharas were also great patterns of learning and literature. तो गुजर्स और प्रतिहारास बहुत अच्छे पैटर्न्स थे लर्निंग और लिटरेचर के. राजा शेखरा, द संस्कृत पोएट, was patronized by the प्रतिहारास रूलर. तो जो राज शेखरा था वो बहुत ज्यादा
पैट्रोनाइज था, जिसने संस्कृत पोयम लिखी थी प्रतिहाराज रूलर पर। द पालास, द पाला एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय गोपाला अराउंड 750 सीई। पाला का एम्पायर फाउंड किया था गोपाला ने 750 सीई में। His empire extended over the states of present day Bengal, Bihar, part of Odisha and Nepal. आज प्रेजेंटली इसका एम्पायर बंगाल, बिहार, पार्ट ऑफ उड़ीसा और नेपाल में है। लेटर, अंडर धर्मपाला एंड हिज सन देवापाला, the empire extended over present day Bengal, Kannauj, Odisha, Bihar, असम, नॉर्थ इंडिया एंड नेपाल। और लेटर और धीरे धीरे जो धर्मपाला और उनका बेटा देवपाला था, उसने अपना एम्पायर एक्सटेंड करा और आज की डेट में वो कहाँ कहाँ है? बंगाल, कन्नौज, उड़ीसा, बिहार, असम, नॉर्थ इंडिया और नेपाल। The Tibetan chronicles inform us that the Palas were patrons of Buddhist learning, literature and education, donating generously to Nalanda University, a major center of Buddhist learning. तो टिबेटन क्रॉनिकल से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो पालस थे वो बहुत बड़े पैट्रन्स थे बुद्धिस्ट लर्निंग के, लिटरेचर और एजुकेशन के, और डोनेटिंग के कहां से? नालंदा यूनिवर्सिटी से, जो बुद्धिस्ट लर्निंग का मेजर सेंटर रहा है। धर्मपाला ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द फेमस विक्रमाशिला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। धर्मपाला ने विक्रमाशिला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करी। They had close trade and culture relation with Southeast Asia, which added to their prosperity. और उनका जो क्लोज ट्रेड और कल्चर रिलेशन था साउथ ईस्ट एशिया से, जिसने आगे ऐड करा प्रॉस्पेरिटी उनकी लाइफ में। Much later, Mahipala was defeated by Rajendra Chola of the Chola dynasty in 1023 CE। और बाद में महिपाला राजेंद्र चोला से हार गया था, जो चोला डायनेस्टी के थे 1023 CE में। रामापाला 1082 से 1124 CE तक थे, was the last knowing king of the dynasty। और जो रामपाला थे वो पाला डायनेस्टी के लास्ट किंग थे। The Khilji invasion eventually led to the decline of the Pala dynasty। जब खिलजी ने पालास पर आक्रमण किया तो पाला डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई। The Rashtrakuta dynasty was found by Danti Durga or Danti Varman in the Deccan region, specifically in the area of present day Maharashtra। अब ये दंती दुर्गा जो राष्ट्रकूटा की डायनेस्टी है, वो दंती दुर्गा या दंती वर्मन जो डेक्कन रीजन के थे, उन्होंने फाउंड करी थी, जो अब प्रेजेंट डे में उसको हम महाराष्ट्र कहते हैं। इट लेटर इंक्लूडेड महाराष्ट्र, गुजरात एंड मालवा, और बाद में उसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा भी सम्मिलित थे। द वर्ड राष्ट्र इन संस्कृत मीन्स टेरिटरी, while कुताज मीन चिफ्टेन। जो राष्ट्र वर्ड है संस्कृत में उसको कहते हैं टेरिटरी, और जो कुताज वर्ड है वो है आपका चिफ्टेन। Before acquiring the status of ruling dynasty in the Deccan, the Rashtrakuta were chieftain in central India। चिफ्टेन थे वो पहले सेंट्रल इंडिया के, बाद में वो रूलिंग डायनेस्टी बने थे डेक्कन के।
The capital of the empire was at Malkhed or Manyakhet near modern Sholapur in महाराष्ट्र. और जो कैपिटल थी इस एम्पायर की वो थी मलखेद या मान्याखेत, जो अब मॉडर्न इंडिया में इसको शोलापुर कहते हैं, जो महाराष्ट्र में है. Apart from the tripartite struggle, they were in constant conflict with the Chalukyas of Vengi, the Pallavas of Kanchi, and the Pandyas of Madurai. ट्राइपार्ट स्ट्रगल के बाद भी उनका कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट रहा था. चालुकास जो वेंगी के थे, पल्लवास जो कांजीपुरम के थे, और जो पांड्यास मदुरई के थे. The Rashtrakuta ruled for almost 200 years till the end of the 10th century. और राष्ट्रकूटा का राज कम से कम 200 साल चला, जब तक 10th century का एंड नहीं हुआ. The greatest Rashtrakuta ruler were Govinda III, 793 से 814 CE तक. अमोघा वर्षा 814 से 878 CE, and Krishna III 939 से 968 CE. The rock-cut cave temple at Ellora and Elephanta in modern-day Maharashtra are the legacy of the Rashtrakuta rulers. तो हमने ये देखा है कि ये अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? राष्ट्रकूटा रूलर्स के द्वारा. The Chauhans, the Chauhan or Chahmana dynasty of Ajmer was established in 11th century. जब राष्ट्रकूटा की डायनेस्टी डिक्लाइन हुई तो उसके बाद आई चौहानों की डायनेस्टी. Before establishing their dynasty, the Chauhans were vassals of the Gujars Pratiharas. Before means पहले, जब चौहान्स established हुई डायनेस्टी तो उससे पहले वेसल थे वो गुजर प्रतिहारस के. One of the greatest ruler of the Chauhan dynasty was Vigraha Raj, who captured Chittor. एक ग्रेटेस्ट रूलर था चौहान डायनेस्टी का विग्रहा राज, जिसने चित्तौड़ को कैप्चर कर लिया था. पृथ्वीराज चौहान, the most famous Chauhan ruler, ascended the throne of Ajmer in 1177 CE. पृथ्वीराज चौहान जो बहुत फेमस रूलर था चौहानों का, वो उस समय अजमेर की गद्दी पर था. He followed a vigorous policy of expansion, wherein his most famous expedition was against the Chandelas of बुंदेलखंड. और पृथ्वीराज चौहान ने vigorous policy से अपने राज्य का एक्सपेंशन करा, और जो फेमस एक्सपेंशन था वो था चंदेलास का बुंदेलखंड के खिलाफ. The event of Prithviraj region have also been described in Prithviraj Raso, composed by his own court poet चांद बरदई. तो ये इवेंट पृथ्वीराज रीजन का डिस्क्राइब हुआ है पृथ्वीराज रासो में, जो खुद कंपोज किया गया था उसके कोएट पोर्ट ने, और उसका नाम था चांद बरदई. Prithviraj Chauhan was engaged in the first and second battle of Taran against Muhammad Ghori in 1191 CE and 1192 CE respectively. पृथ्वीराज चौहान ने पहली और दूसरी बैटल लड़ी टैरन की, किसके अगेंस्ट? मोहम्मद ऑफ गौरी के अगेंस्ट. He was defeated and imprisoned after the second battle of Taran. और पहली बैटल में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन जब सेकंड बैटल मोहम्मद ऑफ गौरी से हुई तो वो हार गए और उनको बंदी बना लिया गया. A snapshot of social, political and economic setup during the period. कि एक आपका ये स्नैपशॉट है सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स का. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन,
किंग के थ्रू, मिनिस्टर्स के थ्रू और टेरिटरीज के थ्रू। द किंग वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किंग हेड होता था एडमिनिस्ट्रेशन का। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एंड हेड ऑफ द जस्टिस सिस्टम। तो वो कमांडर होता था आर्मी का और जस्टिस सिस्टम का हेड होता था। हिज पोजीशन वॉज हेरिडेटरी although rules of succession were not fixed। और उसकी पोजीशन क्या थी? हेरिडेटरी थी, मींस कि एक के बाद एक थी। he used title such as महाराजा धीराजा and चक्रवर्ती। और वो ऐसे टाइटल्स यूज करता था अपने नाम के साथ, महाराजा धीराज और चक्रवर्ती। he had to contend with the power of other samantas। और उसको पावर्स भी देनी होती थी दूसरे समंतास को। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस द किंग। मिनिस्टर्स क्या करते थे? राजा को एडवाइस करते थे, राज दरबारी। द महामंत्री प्राइम मिनिस्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो महामंत्री था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। अदर मिनिस्टर्स वर अक्षय पातलिका रेवेन्यू मिनिस्टर, संधि विग्रहिका फॉरेन मिनिस्टर, महाप्रतिहारा गार्ड ऑफ रॉयल पैलेस, राजपुरोहित रॉयल प्रीस्ट एंड महासेनापति कमांडर ऑफ आर्मी। द टेरिटरी, the directly administrated territories were divided into bhuktis, मंडलास और विसायास डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो टेरिटरीज थे उसको डिवाइड कर दिया गया था प्रोविंसेस में और डिस्ट्रिक्ट्स में। द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस नोन एज उपारिका। जो गवर्नर थे प्रोविंसेस के, अपने राज्य के, देश के, उनको बोला गया उपारिका। collect revenue and maintain law and order with the help of the army। तो वो राज्य कर वसूल करते थे और अपने कानून को मनवाते थे किसके थ्रू? आर्मी के थ्रू। The head of the district was known as the विसायापति। और जो हेड था डिस्ट्रिक्ट का उसको बोला गया विसायापति। The vessel chief were independent but had to pay a fixed tribute as well as supply a quota of troops to the overlord, otherwise there were conflicts। जो vessel chief था वो वैसे तो independent था, लेकिन उसको एक फिक्स ट्रिब्यूट था कि उसको सप्लाई करने पड़ते थे आर्मी जब चीफ को या राजा को जरूरत होती थी, अदरवाइज लड़ाइयां होती थी। स्मॉल चीफ्स वर भोगापति। जो छोटे छोटे चीफ थे उनको बोलते थे भोगापति। हु इवेंचुअली मर्ज विद द विसायापति, जो बाद में मर्ज हो गए हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट से विसायापति के साथ। वेसल, अ पर्सन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ रूलर टू whom he owes tribute and military help। एक पर्सन जो प्रोटेक्शन में है रूलर के और जो क्या करता है? ट्रिब्यूट करता है, मिलिट्री हेल्प राजा को। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इन्फेंट्री, कैवलरी एंड ए लार्ज नंबर ऑफ वॉर एलिफेंट्स वर मेंटेन। इन्फेंट्री मींस जो पैदल चलने वाली सेना थी, कैवलरीज मींस घुड़सवार, और बहुत सारे एलिफेंट्स ताकि लड़ाई के टाइम उनको यूज किया जा सके। द पालास हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वॉर एलिफेंट्स। पालास के पास बहुत ज्यादा नंबर थे वॉर एलिफेंट्स के। द गुजरात प्रतिहारास हैड द फाइनेस्ट क्लावरीज। और जो गुजरात और प्रतिहारास थे उनके पास फाइनेस्ट घुड़सवार थे। द राष्ट्रकूटा हैड अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट्स garrisoned by स्पेशल ट्रूप्स। और जो राष्ट्रकूटा के पास थे वो बहुत ज्यादा नंबर थे फोर्ट्स के, किले के, सेना, ताकि उनके पास सेना का दल हमेशा तैयार रहे। विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसे विलेज और टाउन में एडमिनिस्ट्रेशन होता था। द विलेज वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
headed by the Grampati, who was also the accountant. और कौन था विलेज का जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन हेड था, वो था ग्रामपति, और वो क्या था, मुनीम अकाउंटेंट भी था. ऑल्सो विद हिम village committee look after local school, road, water tanks, temples and so on. और हर एक विलेज में एक विलेज की कमेटी होती है जो ये देखती है कि रोड सही है, वेल सही है, लाइट सही आ रही है, स्कूल सही है, एक्सेट्रा. द टाउन्स लॉ एंड ऑर्डर इशू वर एड्रेस्ड बाय द कोतवाल. जो लॉ और ऑर्डर है वो इशू और एड्रेस होता था कोतवाल के थ्रू. Town committee and head of trade guilds took part in the administration. Town committee और heads ट्रेड के समाज के भी पार्ट लेते थे एडमिनिस्ट्रेशन में. सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ. द सोसाइटी, द कास्ट सिस्टम वाज द बेसिक ऑफ सोशल लाइफ. जो कास्ट सिस्टम था वो बेसिक्स था सोशल लाइफ का. The Brahman and Rajput Kshatriya had the highest position. पुराने जमाने में मध्यकालीन भारत में मेडिवल पीरियड में ब्राह्मण और राजपूत लोगों का हाईएस्ट पोजीशन होती थी. The वैश्य traders and merchants took part in the local administration. जो वैश्य समाज था, ट्रेडर और मर्चेंट का, वो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट. The economy. Agriculture was the main occupation. उस समय एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता था. ट्रेड रिलेशन विद चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड फ्लरिश्ड. जो ट्रेड्स थे जो चाइना से, साउथ ईस्ट एशिया से और वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहे थे. द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स वर स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स. जो मेन आइटम था जो एक्सपोर्ट होता था वो था स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और बेशकीमती पत्थर. द मेन इंपोर्ट कंप्राइज्ड हॉर्सेस, प्रीशियस मेटल एंड स्टोन. और इंपोर्ट क्या किया जाता था उसके बदले? हॉर्सेस, प्रीशियस मेटल एंड स्टोन. मर्चेंट्स ऑपरेटेड थ्रू गिल्ड्स नोन एज शेरनिस. जो मर्चेंट थे वो जो आपके गिल्ड्स के थ्रू ऑपरेट करते थे उनको कहते थे शेरनिस. समाज के थ्रू. द चीफ ऑफ द गिल्ड, जो चीफ था आपका संघ का, कमेटी का या समाज का, कॉल्ड शेरिस्टिन्स, ऑक्यूपाइड इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट भी थी. अगाहारा और ब्रह्मा दिया. The Brahman and the learned man were often given the land as well as the right to collect the revenue from the land. जो ब्राह्मण थे और जो लर्न मैन थे उनको ऑफन लैंड दी जाती थी और उनको राइट दिया जाता था कि वो इससे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं. सच ग्रांट्स वर कॉल्ड अगाहारा और ब्रह्मा दिया. और इन्हीं ग्रांट्स को हम कहते हैं अगाहारा और ब्रह्मा दिया. द ब्राह्मण हैड नो फर्दर ऑब्लिगेशन टू द किंग. अब ब्राह्मण के पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं था राजा के लिए. दे एंड देयर फैमिली कुड लिव कंफर्टेबली ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द लैंड. और अब जो भी आय होती थी लैंड से, अब वो उनके बलबूते पर अपनी और अपनी फैमिली को रख सकते थे. द टर्किश इन्वेशन, कि कैसे टर्किश से इन्वेशन हुआ. द गजनाविद, मोहम्मद ऑफ गजनी 998 1030 CE was a Turkish conqueror who established his empire in Ghazni, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. मोहम्मद ऑफ गजनी एक टर्किश कॉन्कर था जिसने एस्टैब्लिश करा था अपना एम्पायर गजनी में और अब वो प्रेजेंटली है अफगानिस्तान. ही रेडेड इंडिया 17 times between 1001 and
1027 CE at places like Punjab, Mathura, मुल्तान एंड थानेश्वर। उसने 17 बार भारत में आक्रमण करा, जैसे जो जो जगहें थी पंजाब, मथुरा, मुल्तान और थानेश्वर। His most daring raid were at Kannauj in 1018 CE and Somnath in 1025 CE. As हर्षवर्धना की कैपिटल रही थी कन्नौज और थानेसर, तो उसने वहां पर भी रेड करी 1018 CE में और सोमनाथ टेम्पल पे 1025 CE में। Muhammad did not wish to rule over India. He plundered India and carried away wealth, artisans and learned men. तो मोहम्मद ऑफ गजनी जो था वो भारत पर राज नहीं करना चाहता था, बल्कि भारत को लूट कर उससे सारी वेल्थ, उसके आर्टिस्ट और जो लर्न मैन थे उसको ले जाना चाहता था। Muhammad was closely associated with the rebirth of Iranian culture. जो मोहम्मद था वो closely associated था Iranian culture से। With the wealth taken from India, he decorated the palaces, mosques and tombs in Ghazni. और जो भी दौलत वो इंडिया से लेकर जाता था वो अपनी पैलेसेस को डेकोरेट करने में, मॉस्क बनाने में और टॉम्स बनाने में गजनी में व्यतीत करता था। मैनी स्कॉलर्स रिसाइडेड एट हिज कोर्ट, और बहुत सारे स्कॉलर्स थे उसमें कोर्ट में। अमंग देम फिरदौसी, द ऑथर ऑफ शाहनामा, द बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद वॉज द फेमस। और इन्हीं में से एक स्कॉलर था फिरदौसी, जो ऑथर था शाहनामा, जो बायोग्राफी थी मोहम्मद की, वो बहुत ज्यादा फेमस था। Muhammad attacks were devastating in nature as they showed the weakness of the existing kingdom and paved the way for the future invasion. मोहम्मद के अटैक बहुत ज्यादा भयानक थे नेचर में, जिन्होंने शो करा कि जो एग्जिस्टिंग किंगडम है वो कितने वीक है, और उन्होंने ही रास्ता बनाया आगे के आक्रमणों का। Muhammad Gauri and Prithviraj Chauhan. Shihabuddin Muhammad Gauri ascended the throne of Ghazni in 1173 CE. मोहम्मद ऑफ गजनी के बाद मोहम्मद ऑफ गौरी ने गजनी के थ्रोन को संभाला। He conquered Multan, a route to Delhi and the Gangetic Valley and made Punjab his base. और उसने मुल्तान से दिल्ली के रास्ते को कॉन्कर करा और गंगेटिक वैली को कॉन्कर करा और पंजाब को अपना बेस बना लिया। Around this time, Prithviraj Chauhan ascended the throne of Ajmer, defeated the Chandelas and occupied Delhi. इस समय पृथ्वीराज चौहान अजमेर की गद्दी पर बैठे हुए थे, जिन्होंने चंदेलास को हराया था और दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया था। मोहम्मद गौरी केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद पृथ्वीराज चौहान, बोथ डिजायरिंग द कंट्रोल ऑफ द गंगेटिक वैली एंड पंजाब। मोहम्मद ऑफ गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करी क्योंकि वो दोनों ही कंट्रोल चाहते थे गंगेटिक वैली पर और पंजाब पर। The first battle of Taran in 1191 CE was won by पृथ्वीराज चौहान। जो पहली बैटल हुई थी बैटल ऑफ टेरन, तो वो पृथ्वीराज चौहान ने जीत ली थी। The second battle of Taran in 1192 CE led to Muhammad Gauri victory and his control over Delhi, Bihar, Bengal and the गंगा यमुना दो। तो जब सेकेंड बैटल हुई टेरन की तो मोहम्मद ऑफ गौरी जीत गए
और उनका कंट्रोल दिल्ली, बिहार, बंगाल और यमुना, गंगा यमुना के दोप पर भी हो गया। आफ्टर द बैटल ऑफ टैरन, मोहम्मद गौरी returned to Ghazni, leaving the control of his Indian territory in the hands of his trusted slave कुतुबुद्दीन ऐबक। जब बैटल हो गई टैरन की, तो मोहम्मद ऑफ गौरी गजनी लौट गए और अपना जितना भी कंट्रोल था इंडियन टेरिटरीज का, वो अपने ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन के हाथ दे दिया। द टॉम ऑफ मोहम्मद गौरी इन शोहवा, पाकिस्तान। ये मोहम्मद ऑफ गौरी का टॉम है पाकिस्तान में। केस स्टडी, द चोलास। The Cholas ruled in South India between 800 CE and 1200 CE. चोलास का रूल था साउथ इंडिया में 800 से 1200 CE तक। The founder of the empire was Vijayala, who was initially a feudatory of the Pallavas. इस राज्य का जो फाउंडर था वो कौन था? विजयाला। लेकिन पहले वो पल्लवास का क्या था? जागीरदार या दास था। विजयाला बिल्ड द कैपिटल टाउन ऑफ द तंजौर, अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो विजयाला ने बिल्ड करा कैपिटल टाउन तंजौर में, जो बहुत ही सुंदर सिटी थी मंदिरों की। द ग्लोरी ऑफ द चोला डायनेस्टी इज इन लार्ज मेजर attributed to Raja Raj Chola I and Rajendra Chola I. तो जो ग्लोरी थी चोला डायनेस्टी की, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी या बहुत ज्यादा थी किसकी वजह से? राजा राज चोला और राजेंद्र चोला की वजह से। राजा राज चोला I, द एक्सपेंशियस पॉलिसी ऑफ राजा राज चोला I led to defeat the Cheras, Pandyas and the Ganga dynasty in Karnataka and Chalukyas in Vengi. जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी राजा राज चोला की, उसने डिफीट करा चेरास को, पांड्यास को, गंगा डायनेस्टी जो कर्नाटक में थी और चालुकास की जो वेंगी में थी। He annexed the north part of Sri Lanka and the Maldives island to his emperor. और उसने किसी चीज से जुड़ा हुआ नॉर्थ पार्ट जो श्रीलंका का है वो, और जो मालदीव आइलैंड है वो, उस पर अपना एम्पायर स्थापित किया। His kingdom was organized on the lines of efficiency, both economic and military. तो राजा राज चोलास के पास जो उसके किंगडम में एफिशिएंसी दोनों तरह की थी, पैसे की भी और मिलिट्री पावर की भी। A mural showing Raja Raj Chola with his guru at Bridheshwara. और ये राजा राज चोला के गुरु हैं, और ये कहां पर बनी हुई है मुरल? बृद्धेश्वरा टेम्पल में। राजेंद्र चोला I, 1012 से 1044 CE. Rajendra I continued with his father Raja Raj Chola expansionist policy. तो राजेंद्र चोला ने भी अपने फादर राजा राज चोला की तरह एक्सपेंशन पॉलिसी को अपनाया। He defeated the Chalukyas in the west and Palas ruler of Bengal and completed the conquest of Sri Lanka. और उसने क्या करा? डिफीट करा चालुकास जो वेस्ट में थे उनको, और जो पालास रूलर थे बंगाल में उनको, और कंप्लीट कर लिया अपना विजय श्रीलंका पर। He marched along across Kalinga to Bengal, crossing the Ganga and defeated the local rulers and assumed the title Ganga ki Kondala Chola, or the Chola conqueror of Ganga, and built a new capital near Kaveri called Gangai Konda Cholapuram, or the city of the Chola conquered of the Ganga. तो चोला ने क्या करा? मार्च करा कालिंगा से बंगाल तक, और उसने डिफीट करा गंगा से लेकर जो लोकल रूलर्स थे उनको, और एज्यूम कर लिया टाइटल गंगई कोंडा चोला। और बाद में चोला ने कॉन्कर करा गंगा
और बिल्ड करी अपनी न्यू कैपिटल कावेरी नदी के पास। और फिर उसको क्या बोला गया, गंगई कोंडा चोलापुरम, सिटी ऑफ चोला, चोला की सिटी जिसने गंगा को कॉन्कर करा। Rajendra I also defeated the ruler of the Sri Vijaya Empire, which extended over the Malay Peninsula, Sumatra, Java and neighboring island. तो उसने डिफीट करा श्री विजया का एम्पायर भी, जो एक्सटेंड कहां तक हुआ था, मालई पेनिनसुला पर, सुमत्रा पे, जावा पर और उसके आसपास के आइलैंड्स पर। ही डेवलप्ड ए नेवी फॉर देयर एक्सपीडिशन, और उसने नेवी भी डेवलप करी। सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेटअप ड्यूरिंग द चोलास पीरियड, कि कैसे सोशल और इकोनॉमिक सेटअप हुआ चोलास के पीरियड में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था एम्पायर का। The Chola Empire was headed by the king and a council of ministers to aid and advise him. तो जो चोला एम्पायर था वो हेड कौन करता था, किंग, और उसके जो राज दरबारी थे वो, जो अपनी एडवाइस देते थे। The Cholas maintained a large army comprising cavalry, infantry, elephants and a strong navy. जो चोलास थे वो मेंटेन करते थे लार्ज आर्मी, जिसके अंदर घुड़सवार, पैदल चलने वाले सैनिक, एलिफेंट्स और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी होती थी। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलम्स और प्रोविंसेस। तो जो एम्पायर था वो डिवाइडेड था मंडलम्स में और प्रोविंसेस में। ईच प्रोविंस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू वलानाडु और डिस्ट्रिक्ट एंड नाडु और ग्रुप ऑफ विलेजेस। जो प्रोविंसेस था या मंडलम्स था वो फर्दर डिवाइड था वलानाडु या डिस्ट्रिक्ट में, और ग्रुप ऑफ विलेजेस को बोलते थे नाडु। ए लार्ज विलेज वाज एडमिनिस्ट्रेटेड सेपरेटली एंड आर कॉल्ड तनियूर, और जो लार्ज विलेज था उसका एडमिनिस्ट्रेटेड सेपरेटली होता था और उसको बोलते थे तनियूर। एट टाइम्स प्रिंसेस वर अपॉइंटेड एज द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस। तो कभी कभारी जो प्रिंसेस होते थे, राजकुमार होते थे, उनको अपॉइंट किया जाता था इन प्रोविंसेस के लिए। ऑफिशियल वर यूजली पेड बाय ग्रांटिंग देम असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू बेयरिंग लैंड, और जो ऑफिशियल्स थे उनको यूजुअली पेड किया जाता था ग्रांट, किसके लिए, असेसमेंट की, असाइनमेंट के लिए, रेवेन्यू बेयरिंग लैंड्स के लिए। The Nagaram was an assembly found in towns and city. जो नगरम था एक तरह की असेंबली थी जो कहाँ मिलती थी, टाउन और सिटी में। Its member were mainly traders, merchants and sometime artisans. और इनके members होते थे ट्रेडर, मर्चेंट और कभी कभारी आर्टिस्ट। The Nagaram played an important role in urban administration. और जो नगरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। Types of land. Vilangvai, land of non-Brahman peasant proprietor. Brahmadiya, land gifted to Brahman. Shala Bhoga, land for the maintenance of school. Devadan, land gifted to temples. Palik Chindam, land donated to Jainas institutions. Now economy. The Chola encouraged trade and commerce, and the Coromandel and Malabar coast were center of India trade with the Southeast Asia. जो चोलास थे वो एनकरेज करते थे ट्रेड और कॉमर्स को, और जो कोरोमंडल और मालाबार कोस्ट है वो सेंटर थे इंडिया ट्रेड के साउथ ईस्ट एशिया के साथ। An elaborate land survey was carried out to fix the government share of land revenue. और एलोबरेट लैंड सर्वे होता था जो फिक्स करता था गवर्नमेंट शेयर का लैंड रेवेन्यू में। टैक्सेस वर आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम टोल्स ऑन ट्रेड, प्रोफेशंस एंड फ्रॉम द प्लंडर ऑफ नेबरिंग
टेरिटरीज। जो टैक्सेस है उनको कलेक्ट किया जाता था टोल स्टेट पे, प्रोफेशंस पर, और जो लूटा जाता था नेबरिंग टेरिटरीज को उस पर। temples. The resources and extent of the Chola Empire enabled the rulers to build great capitals and temples. जो resources और extent थे चोला एम्पायर का, वो enable करते थे rulers को build करने के लिए temples और capitals. These temples were the central of cultural life, acting as an audience hall and a place for other activities such as ceremonial dances performed by the Devdasis. तो ये टेम्पल्स सेंटर थे कल्चरल लाइफ का या ऑडियंस हॉल का, जो क्या करते थे, सेरिमोनियल्स जो डांस होते थे, जो देवदासियां परफॉर्म करती थी, उनका भी एक तरह का सेंटर थे. They were also a hub of economic and social life. और ये इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के भी हब थे टेम्पल्स. द टेम्पल्स was a miniature city or palace with living rooms for priests. जो टेम्पल थे वो छोटी सी सिटी थी या छोटा सा महल था उनके लिए जो वहां की देखरेख करते थे या पंडित लोगों का. The temples usually enjoyed revenue free grants from rulers and donations from wealthy merchants. और टेम्पल में बहुत सारा प्रॉफिट होता था, किनके थ्रू, रूलर्स के थ्रू, और जो लोग बहुत अमीर थे, मर्चेंट्स जो बहुत अमीर थे, वो डोनेशंस देते थे. Did you know the style of temple architects was known as Dharavida? जो स्टाइल था टेम्पल का आर्किटेक्ट का उसको बोलते हैं Dharavida. The building of story upon story above the chief deity room called गर्भागृह. तो जो बिल्डिंग होती थी एक के ऊपर एक स्टोरी बनाना चीफ डिटी के रूम के लिए, उसको बोलते थे गर्भागृह. was the main feature of the Dharavida style of the temple building. और ये मेन फीचर थी Dharavida स्टाइल टेम्पल बिल्डिंग की. चोलास इंस्क्रिप्शन, कि चोला के इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है. और मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द चोलास डायनेस्टी एंड द सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल आर द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड. तो हमें इंफॉर्मेशन, जो मेन इंफॉर्मेशन चोलास डायनेस्टी की और जो सोशल इकोनॉमिक लाइफ थी वहां के लोगों की, वो मेन मिलती है इंस्क्रिप्शन से उस पीरियड के. The Tamil copper plate inscription recorded title deeds of land grants and also the conquest and events. तो तमिल कॉपर प्लेट में इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी उन लोगों की जिनके पास लैंड ग्रांट्स करी जाती थी और जो लोग कॉन्क्वेस्ट करते थे या इवेंट्स करते थे. इंस्क्रिप्शन इनसाइड द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर are useful in reconstructing the history of the period. और जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर में, वहां की इंस्क्रिप्शन भी हिस्ट्री को बताने में सक्षम है. We get to know about local self-government in the Cholas Empire primarily from the details provided in the Cholas King Paratnatka first and Uttara Meru temple inscription of 919 CE and 921 CE. तो हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो चोलाज में थे उनकी प्राइमरी डिटेल चोला किंग के इंस्क्रिप्शन उत्तरा मेरू टेम्पल की इंस्क्रिप्शन में मिलती है. Some of these also showed the royal seal of the dynasty. Mark of mention are sometimes found on these inscriptions. तो कभी कभारी ये रॉयल सील जो डायनेस्टी यूज करते थे वो भी दिखाते हैं और इनकी जो सील का मार्क है वो भी हमें इंस्क्रिप्शन में मिला है. They also tell us about the conquest of the king Rajaraj Chola and the gifts made to the temple. और ये बताते हैं कि राजा राज चोला ने किन किन को हराया और उनको क्या क्या गिफ्ट मिले टेम्पल के लिए. The systematic way of giving donation inform us about the organizational capability of the ruler. और जो सिस्टमैटिक वे था डोनेशन का वो हमें बताता है कि कैसे वो
ऑर्गेनाइज था रूलर. Land grants were given to Brahman either individually or collectively. जो राजा भूमि का अनुदान करता था वो या तो इंडिविजुअल होता था या कलेक्टिवली होता था. Language and literature. The Chola ruler patronized art and the literature. जो चोला रूलर्स थे वो रक्षा करते थे आर्ट और लिटरेचर की. पॉपुलर भक्ति सेंट्स कॉल्ड नायानार्स एंड अलवर्स who were devotee of Shiva and Vishnu respectively flourished in the Tamil region between the 6th and 9th century. They composed oral bhakti poetry. और जो भक्ति सैंट्स थे नायनार्स और अलवर्स वो डिवोटी थे शिवजी और विष्णु के थे जो तमिल रीजन में फ्लरिश हुए थे 6th और 9th सेंचुरी में और उन्होंने ओरल भक्ति पोएट्री भी करी. द एज ऑफ कंबन is considered the golden age of Tamil literature and his Ramayana is considered a classic in Tamil literature. जो एज ऑफ कंबना है वो गोल्डन एज थी तमिल लिटरेचर की और जो रामायणा है वो कंसिडर्ड किया गया क्लासिक इन तमिल लिटरेचर में. द नंदी बुल एट द एंट्रेंस ऑफ द बृद्धेश्वरा टेम्पल. बृद्धेश्वरा टेम्पल के एकदम एंट्रेंस पे नंदेश्वर हैं. If you like the way as I am teaching, so like and subscribe my channel and don't forget to comment me. Thank you so much.